हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में कर चुके थे जहाँ से क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर आज कोशिश रहेगा कि कंप्लीट कर दे ये प्रश्नावली 1.1। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें आपको समझना जरूरी है। अगर आप समझ गए तो आगे के क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा है टिपिकल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे हम लोग जो है स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि सेकेंड चैप्टर में जो है ट्रिगोनोमेट्री वगैरह है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था 11 नंबर में। क्वेश्चन को सुनिएगा, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में, अब देखिए क्या है क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्च में, यानी यहाँ पे समुच्च जो दिया हुआ है हमारा, वो समुच्च हमारा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समुच्च, यानी एक ऐसा समुच्च, ठीक है, एक ऐसा समुच्च। और वो क्या होना चाहिए उसमें कि एक समतल में स्थित सभी बिंदु, एक समतल में स्थित बिंदुओं, ठीक है। यानी हमारा जो समुच्च है ए, वो एक समतल में स्थित जितने भी बिंदु हैं उसका समुच्च है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक्स वाई समतल है, ठीक है, माइनस और ये माइनस एक्स। अब इस एक्स वाई में जितने भी बिंदु हो सकते हैं, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे बिंदु जो है, जितने भी बिंदु हो सके वो बिंदु ए है हमारा। यानी ए जो समुच्च है उस समुच्च में ये सारे बिंदु, ये बिंदु कुछ भी हो सकते हैं। तो इस बिंदु का जो है हम लोग नाम डाल देते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बिंदु है P और ये एक बिंदु है Q, ठीक है। देखिए आगे उसी के रिलेटेड में दिया हुआ है R बराबर जो हमारा दिया हुआ है संबंध, समुच्च दे दिया। अब इस पे कह रहा है कि एक संबंध R इस प्रकार है, क्या है R हमारा, P, Q such that बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। यानी कह रहा है कि एक समुच्च हमारा दिया हुआ है कि एक समतल में स्थित सारे बिंदु, और उस पे कह रहा है कि एक संबंध जो है इस प्रकार से आप बनाइए कि जो P और Q बिंदु है वो मूल बिंदु से समान दूरी पे, यानी कि ये मान लिया कि मैंने ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, हम जो इसमें से ये समुच्च दिया हुआ है इसमें से हमें दो बिंदुओं को निकालना है, ठीक है। R के लिए हम दो बिंदु को निकालेंगे। अब वो दो बिंदु ऐसी होनी चाहिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी समान होनी चाहिए। यानी ये जैसे ये बिंदु है ये और ये बिंदु है ये, ठीक है, ये हमारा तो मूल बिंदु होता है 0,0। तो यहाँ से P से इस मूल बिंदु के बीच की दूरी मान लीजिए कि ये 2 है, मान लिया हमने, और इस Q से भी मूल बिंदु की दूरी 2 ही होनी चाहिए। तो वो 2 तो मैंने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो वैसा 2 बिंदु हमें बार बार इस समुच्च में लेना है, इस संबंध R में लेना है, ठीक है, जिसका कि मूल बिंदु से दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब कह रहा है कि ये A है और ये R है। अब इसको सिद्ध करना है हमें कि ये संबंध जो बनेगा, जो संबंध बनेगा वो संबंध हमारा एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें
सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो हम क्या करेंगे, अब तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सबसे पहले तो ये संबंध हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सौतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर ये तीनों चीज हम दिखा दिए तो कह देंगे कि दिया गया R जो है वो संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्ध करने के लिए फर्स्ट हमें सिद्ध करके दिखाना है सौतुल्य। अब देखिए सौतुल्य में जो हमें दिखाना है, सौतुल्य के लिए कंडीशन क्या होता है कि कोई भी अगर हम इस समुच्चय में से कोई भी बिंदु निकालें, कोई भी बिंदु निकालें तो कोई भी बिंदु क्या हो सकता है, P मान लिए, P हमारा कोई भी यहाँ पे बिंदु है उसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और अवयव वो किसका होगा, समुच्चय A का, लिख दिए ये भी। तो P, P ये R में मौजूद होना चाहिए। तो ये P हमारा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये P मूल बिंदु से दूरी है और ये दूसरा जो P लिखे हैं जो कि हम Q के जगह पे लिख दिए हैं वो भी हमारा मूल बिंदु से ही दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो सौतुल्य में तो कंडीशन मालूम है कि हम खुद से ही तुलना करते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु अगर हम एक लिए हैं, ठीक है, एक बिंदु लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये P बिंदु जो हम यहाँ से ले रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारा P बिंदु है, इसको हम यहाँ पे पहला वाला अवयव के जगह पे लिखें, एक इस P के जगह पे। तो हम जो दूसरा होता है, आपको कंडीशन याद होगा कि A, B ये अवयव होना चाहिए A का, तो इसमें ये A वाला टर्म हम कहाँ से लेते थे, सॉरी R का होना चाहिए, तो ये A हम कहाँ से लेते थे, समुच्चय में से ही। ठीक है, B कहाँ से लेते थे, तो B को भी हम समुच्चय में से ही निकालते थे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम P लिए, इस समुच्चय में से ले लिए P, तो अब दूसरा जो अवयव निकालेंगे वो भी तो इसी में से होना चाहिए, तभी तो वो संबंध बनेगा। और जब ये दोनों चीज हम इसी में से लेते हैं, P ले लिए A के जगह पे, B के जगह पे भी P लिए, ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पे जो ये दूरी है इसको हम खुद से ही तुलना करेंगे तो क्या दूरी बदलेगी, नहीं बदलेगी। जितना इस मूल बिंदु से दूरी होगा 2 तो वो 2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हाँ इतना और इतना implies that कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमेशा समान ही रहेगी। और जब कोई भी बिंदु हम ले सकते हैं, भले हम मैंने नाम रख दिया है P, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, Q रख सकते हैं, R रख सकते हैं, S रख सकते हैं, T रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बिंदु आप रख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा समान ही रहेगी। और जब समान रहता है, जब खुद का खुद में रिलेशन मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि संबंध, इसलिए संबंध सौतुल्य है। फिर इसी प्रकार से हमें दिखाना होगा सममित का। ठीक है, तो सममित के लिए मैंने बताया हुआ है आपको कंडीशन कि यदि P, Q ये R में मौजूद है, जो हम ये लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि ये हमारा इस संबंध को फॉलो कर रहा है। तो अगर P, Q हमारा R में है, P, Q अगर हमारा R में है, तो R में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि implies that, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमेशा बिंदु Q की मूल बिंदु
से दूरी के बराबर होगी। यानी यहाँ पे जो दो बिंदु हमारा लिया गया है, इसमें से ये एक बिंदु ले लिए, ये एक बिंदु ले लिए, दो बिंदु, तो ये दोनों बिंदु का जो है मूल बिंदु से दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अब इसी को अगर हम उलट के लिख दें, अगर कोई आपको बोल दे कि ये बिंदु हमारा 5 सेंटीमीटर है, और सॉरी यहाँ से मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी 5 है, और यहाँ पे भी जो ये बिंदु है इसकी भी 5 है, और फिर इसी को पलट के लिख दे कोई कि QP, तो क्या QP की दूरी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। सिर्फ हम इसको आगे और इसको पीछे लिख दें तो थोड़ा ना बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा PQ R है अवयव, मतलब अब सॉरी R का अवयव है, तो Q, P ये भी क्या होगा, R का अवयव होगा। या ऐसे लिखेंगे, यदि इतना बराबर इतना है, तो अगर हम Q को आगे लिख दें, यानी Q की दूरी, सॉरी Q की मूल बिंदु से दूरी हमेशा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी, यानी इसी बात को मैंने पलट के लिख दिया। P की मूल बिंदु से दूरी हमेशा बिंदु Q के मूल बिंदु की दूरी बराबर होगी, तो उसी को हम क्या कर दिए, पलट के लिख दिए। कि अगर हम उल्टा करके बोले तो भी वही बात है, तो Q की मूल बिंदु से दूरी हमेशा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि Q, P ये भी हमेशा अवयव होगा R का, इतना होगा। तो जब P, Q R में मौजूद हो और Q, P भी R में मौजूद हो जाए, तो उस संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, सममित संबंध। तो इसलिए कह देंगे, इसलिए संबंध सममित होगा। सौतुल्य चेक कर लिया, सममित चेक कर लिया, अब संक्रामक करेंगे। तो संक्रामक में क्या करेंगे, हम 3 बिंदु ले लेंगे, क्योंकि इसमें 3 जोड़े की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 3 बिंदु लेंगे। अब 3 कोई भी बिंदु कहीं से भी आप उठा लो, हो सकता है वो बिंदु हमारा यहीं पे कोई बिंदु R हो, या R नहीं लेते क्योंकि यहाँ R नोटेशन है, S ले लेते हैं, ये बिंदु S है, और इसकी भी मूल बिंदु से दूरी मान लीजिए कि 2 ही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होगा, कंडीशन क्या होता है, याद रखिएगा वो कंडीशन, यदि P, Q ये मौजूद है R में, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब यही है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, या डायरेक्ट लिख देते हैं, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होगी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। यानी एक मूल बिंदु से P की जो दूरी होगी वही क्या होगी, दूरी Q की भी, तभी तो वो संबंध में आएगा, R में आएगा, ठीक है। जब ये हो मौजूद, कंडीशन के अनुसार ही हम लिख रहे हैं। कंडीशन क्या था संक्रामक का, कि A, B R में हो तथा B, C भी पहले से ही मौजूद हो R में। तो A, B जब मौजूद होगा तो वो पहले ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारा P, Q जो है R में मौजूद है। तो P, Q का R में मौजूद होने का मतलब है कि P की दूरी और Q की दूरी दोनों बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद था तथा Q, S
ये भी R में मौजूद होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के, है ना। ये QS ये दोनों भी अगर R में मौजूद है तो इसका मतलब R तो पहले ही से ही कह रहा है कि जो भी अवयव हमारे में मौजूद होगा वो इस कंडीशन को पूरा करेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे QS हमारा मौजूद है R में तो इसका मतलब है कि बिंदु Q का मूल बिंदु से दूरी और बिंदु S का मूल बिंदु से दूरी दोनों बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर P बराबर Q है और Q बराबर S है तो हमारा क्या होगा, तो खुद ही समझ सकते हैं आप कि P बराबर अगर Q कह दिया, Q बराबर अगर S कह दिया तो इसका मतलब P जो है ऑटोमेटिक S से बराबर होगा। तो यही यहाँ पे लिख देंगे। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होगी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी। तो यानी हम कह सकते हैं, ये चीज लिखे हैं तो ये टर्म क्या हुआ, P, इसका मतलब क्या हुआ कि P, S ये भी हमारा R में मौजूद होगा। और जब P, Q R में है, Q, S R में है और इस दोनों की वजह से हमें ये कंडीशन भी मिल गया कि हाँ P भी और Q भी, P और S दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों बराबर हो जाएं तो वो ऑटोमेटिक इसमें मौजूद होगा, है ना, इस रूप में। तो हम लिख देंगे कि P, S ये भी R में मौजूद है। और जब मौजूद हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसलिए संबंध संक्रामक है, ठीक है। तो अब देखिए, यही R हमारा स्वतुल्य भी है, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो दिया हुआ संबंध है R, ये R हमारा, इसलिए संबंध R तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो अभी हमने ये आधा क्वेश्चन देखा 11 का, क्योंकि 11 का इसके बाद और भी है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको लिखने के लिए सीखना है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन और क्या है, क्या कह रहा है और हमें बताने के लिए वो हम देखेंगे। इसको मिटा देती हूँ। चलिए देखिए आधे में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि नॉट इक्वल टू 0,0 है। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है हमें सिद्ध करने के लिए कि P जो बिंदु है वो नॉट इक्वल टू 0,0, ठीक है। यानी P जो हम बिंदु लेंगे वो मूल बिंदु नहीं लेंगे, यानी वो मूल बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु हो सकता है लेकिन वो मूल बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि बिंदु तो ये भी है ना। तो बिंदु तो कोई बच्चा कहेगा कि हम मूल बिंदु ही ले लेंगे, तो इसलिए कंडीशन पहले ही दे रखा है कि P हमारा मूल बिंदु नहीं लेना, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ। P हमारा मूल बिंदु नहीं लेना है और फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आप P नॉट इक्वल टू 0,0 यानी P 0,0 नहीं है, इसके अलावा वो कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय
P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, इसको समझना अच्छे से। पहले ही बोल दिया है कि P हमारा 0,0 नहीं है, तो P कुछ भी हो सकता है। तो मैंने माना कि P का मूल बिंदु से दूरी 2 है। ठीक है, ये मैंने मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम 0,0 तो मान नहीं सकते, लेकिन हम कुछ भी दूरी तो मान सकते हैं। अब कह रहा है कि P से जितने भी संबंधित बिंदु होंगे, P से संबंधित बिंदु का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 है, तो कोई ऐसा और भी बिंदु हो सकता है जिसका जो है दूरी यहाँ से यहाँ 2 होगा, है ना। फिर कोई और भी तो बिंदु हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु होगा कि जिसका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 होगा। ठीक, फिर इस प्रकार से ढेर सारे यहाँ पे हो सकते हैं, 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 यहाँ इस तरह से बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जिनकी दूरी जो है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 जो है, हाँ, मूल बिंदु से दूरी जो है उस बिंदु के 2 हो सकता है। जैसे देखिए, आप कहिएगा कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक बिंदु है और इसका निर्देशांक 2,2 है, यही मान लीजिए। ठीक है, तो और ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। तो आपको पता होगा दूरी सूत्र के अनुसार से कि कोई 2 बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को घटा करके स्क्वायर करके, फिर प्लस दोनों को घटा करके स्क्वायर कर देते हैं और उसका रूट निकाल लेते हैं। यानी कि 2 - 2 यानी ये 4 हो जाएगा और प्लस ये 4 हो जाएगा, तो यानी ये हमारा हो गया 8, 2√2। तो यानी इस दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई, 2√2। अब और कोई बोलेगा कि हम ये जो 2√2 आया है, ये कहीं और भी हम बिंदु निरूपित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक बिंदु निरूपित कर दिया और कह दिया कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है हमारा, इसका निर्देशांक, वो निर्देशांक है -2,2। ठीक है, -2,2। देखिए बिंदु का तो मैंने जगह बदल दिया, लेकिन फिर भी अगर हम इस दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो वो दूरी हमें 2√2 ही मिलेगा। फिर मैं चेंज कर दे रही हूँ इसके जगह को और कह दे रही हूँ कि यहाँ पे है ये बिंदु, तो यानी और इसका निर्देशांक मैं दे रही हूँ कि -2,-2 है। फिर आप इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र के अनुसार से, तो आपको 2√2 ही मिलेगा। फिर अगर मैंने इस बिंदु के जगह को बदल दिया और कह दिया कि यहाँ पे ये बिंदु है और इसका निर्देशांक बता दिया 2,-2, और फिर जब आप इस दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, यानी मूल बिंदु से यहाँ के बीच की दूरी, तो आपको 2√2 ही मिलेगा। तो देखिए दूरी तो 2√2 ही है, लेकिन बिंदु हमारे अलग अलग जगह पे आ गए। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी जगह हो सकते हैं, ठीक है, बिंदु का, जहां पे कि हमारा दूरी जो है 2√2 ही मिले। तो वही मैंने दिखा दिया कि बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। अब कह रहा है कि P से संबंधित ये सारे बिंदु हैं, क्योंकि इसकी भी दूरी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, सबकी 2 हो गई है। तो ये सारे बिंदु क्या है, हमारे P से संबंधित है। अब कह रहा है कि जितने भी बिंदु P से संबंधित हैं, उससे होकर गुजरने वाली रेखा, ये रेखा एक क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। क्या ये दिख रहा है वृत्त की तरह से, इस बिंदु से होकर जो गुजर रही है, तो दिख रहा है। और ये भी आपको दिख रहा होगा कि इस जो हम वृत्त बनाए हैं उसकी केंद्र क्या है, उसकी केंद्र मूल बिंदु है। केंद्र क्या है, केंद्र मूल बिंदु है। और यही आपको कह रहा है प्रूव करने के लिए। तो हमने एक दूरी मान ली और फिर ये बता दिया कि इससे होकर के हमारा जो जा रहा है एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जो कि बिंदु P से संबंधित
सभी बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा से एक वृत्त का निर्माण होता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु ज्ञात होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही सिद्ध करने के लिए दिखा रहा था। तो आपको जब भी आप लिखिएगा कि ये डायग्राम के साथ ये बना करके आप दिखाइएगा। ठीक है, और ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया था, जिससे आप समझ जाए कि हाँ क्यों मैंने इतने सारे बिंदु लिए हैं। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा 11 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसके बाद ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा आप पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्च ए में। देखिए पहले हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समस्त बिंदु था। ठीक है, समस्त बिंदु का समुच्च था, लेकिन यहाँ पे जो हमें दे दिया है समुच्च, वो दिया हुआ है सारे के सारे त्रिभुजों। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, ए बराबर जो समुच्च है वो समस्त त्रिभुज है। क्या है, समस्त त्रिभुज। समस्त त्रिभुज का मतलब हुआ कि आप जितने प्रकार के त्रिभुज पढ़े हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। जैसे ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस तरह के जितने प्रकार के भी आपने त्रिभुज पढ़े हैं। ठीक है, इस तरह के डॉट 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 जितने भी आपने त्रिभुज पढ़े हैं वो सारे इसमें त्रिभुज। ठीक है, उन्हीं का ये समुच्च दिया हुआ है। यानी कम से कम तो 6 प्रकार के त्रिभुज तो हम पढ़े ही हैं, वो 6 इसमें जो है त्रिभुज डाल रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये इसी समुच्च पे आपको एक संबंध दिया हुआ है R। क्या दिया हुआ है संबंध R? संबंध ये है R कि T1, T2, T1, T2 such that T1, T2 के समरूप है। T1, T2 के समरूप है। ठीक है, जरूरी नहीं कितने ही हो, बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं। तो कह रहा है कि आपको ऐसा संबंध बनाना है कि जिसमें हम 2 त्रिभुज को लें। ठीक है, जिसमें हम 2 त्रिभुज को लें। जैसे पहला एक अगर हम ये त्रिभुज लिए तो दूसरा हमें ऐसा त्रिभुज लेना है कि दोनों आपस में क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, यानी बराबर रूप के होने चाहिए। अगर मैंने T1 ले लिया ये वाला त्रिभुज, तो क्या मैं T2 यही वाला ले सकती हूँ? तो जरूर ले सकती हूँ, क्योंकि कंडीशन ही है कि जो आपका T1 हो वही आपका T2 भी होना चाहिए। क्योंकि T1, T2 क्या है, के समरूप है। समरूप मतलब बराबर रूप, समान दिखने वाला। तो अगर मैंने T1 लिया है ये, तो T2 भी मैं ये ले सकती हूँ। इसका मतलब हमारा जो जोड़ा बनेगा वो एक तरह से इस प्रकार का बनेगा। फिर अगर आपका मन हुआ कि आप T1 ये ले, यानी एक समकोण त्रिभुज, तो आप T2 भी क्या लेंगे, उसी के आकार का, तो यानी समकोण त्रिभुज ही लेंगे, है ना। तो इसी तरह से आपके सारे जोड़े बनेंगे। और ये तो मैंने जोड़ा बना कर ही दिखाया ना, आपको जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि क्या क्या आपका जोड़ा बन रहा है। फिर इसी के अनुसार से कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध को दिखा रहा है। तो तुल्यता संबंध को दिखाने का मैंने पहले ही ट्रिक बता दिया कि आपको स्वतुल्य दिखाना है, सबमें दिखाना है और संक्रामक दिखाना है। ठीक है, तो आपको
आपको क्या करना है, पहले स्वतुल्य दिखाइएगा। तो स्वतुल्य में तो आप कह ही दीजिएगा कि अगर आप कोई भी त्रिभुज ले रहे हो जो कि अवयव है इसका, तो आपका वही खुद का खुद से रिलेशन मौजूद होगा, और दिख रहा है खुद का खुद से मौजूद भी है ना। ये भी लिए तो खुद का खुद से मौजूद है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अब सममित में क्या, तो सममित में अभी आपको इसी तरह का जोड़ा दिखेगा, इसको उल्टा करके भी लिख देंगे तो अलग होगा ही है ना। तो आपको बस लिखना है अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिखना है कि आप कैसे लिखोगे, ठीक है। एक बार लिख लोगे कि हमने टी ले लिया जो कि समुच ए का है, ये त्रिभुज है, तो टी कॉमा टी ये भी मौजूद होगा आर में, ठीक है। फिर आप एक बार लिख लीजिएगा कि ये तो लिखिएगा आप स्वतुल्य के लिए। दूसरा में आप लिखिएगा कि T1 कॉमा T2 आपका मौजूद है R में, तो T2 कॉमा T1 भी मौजूद होगा R में। फिर इसी तरह से आप जो है तीसरा संक्रामक के लिए दिखा दीजिएगा, तो कह दीजिएगा T1 कॉमा T2 है मौजूद R में, तथा T2 कॉमा T3 भी मौजूद है R में, तो T1 कॉमा T3 ये भी मौजूद होगा R में। और इस तरह से इसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा और आपका ये तुल्यता संबंध दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें और है आधा पार्ट, ये तो आधा है, इसको आप खुद से करिएगा। आधा पार्ट है इसका, आधा पार्ट क्या कह रहा है वो जरा देख लेते हैं। आधा पार्ट कह रहा है कि भुजाओं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी एक हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और उसमें बता दिया है कि भुजा क्या है 3, 4 और 5, ठीक। ये T1 है। फिर एक त्रिभुज है जो कि हमारा T2 है और उसकी भुजा है 5, 12, 13, और एक और त्रिभुज है T3 जिसकी भुजा है 6, 8, 10। तो ये सारे तो समकोण त्रिभुज हैं। अब कह रहा है इन पे विचार कीजिए और बताइए कि इन तीनों में से कौन आपस में संबंधित हैं, आपस में कौन दो जो है संबंधित है। तो हमें संबंधित चेक करने के लिए सबसे पहले कोई भी दो त्रिभुज लेंगे और उसके संगत भुजा का अनुपात चेक करेंगे, उसके संगत भुजा का अनुपात चेक करेंगे कि क्या बराबर है सारे संगत भुजा का। तो पहले हम T1 और T2 के लिए चेक करते हैं, T1 तथा T2। तो T1 का जो है संगत भुजा मतलब क्या कि अगर हम इसका लंब ले रहे हैं तो इसका भी लंब ही लेंगे, तो ये 3/5 अनुपात तो हम बटे में ही निकालते हैं। फिर इसका आधार लिए 4 तो इसका आधार 12, फिर इसका कर्ण 5 तो इसका कर्ण 13। अब देखिए क्या ये बराबर है आपस में, तो बिल्कुल भी नहीं बराबर है। ये 3/5 है तो ये 1/3 होगा, तो ये बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है। फिर हम इसको देखेंगे, इसका भी आप दे सकते हैं 5/6 हो जाएगा और ये 12/8, तो ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं हुआ, तो ये दोनों भी संबंधित नहीं है। तो फिर हम T1 तथा T3 में देखेंगे, ठीक है। अब T1 तथा T3 में देखते हैं तो T1 ये हमारा 3/6 हो जाएगा बराबर 4/8 होगा बराबर 5/10 होगा, और कुल मिलाकर के ये कितने के बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। इसका मतलब इन सभी का अनुपात हमारा बराबर हुआ, तो इसलिए T1 तथा T3 आपस में संबंधित हो गए। हम लिख देंगे इसलिए T1 तथा T3 परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन, आधा वाला पार्ट मैंने बता दिया है पूरे, और आपको ये वाला चीज खुद से लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया था क्या है, किस तरह से हम लेते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन,
13 नंबर में है, फटाफट देखते हैं। 13 नंबर में सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों, देखिए पहले हमने इससे पहले 12 नंबर में कि समस्त त्रिभुज, अब आ गया समस्त बहुभुज। बहुभुज में तो कोई भी भुजा हो सकती है, तो यहाँ पे हमारा ए बराबर दे दिया समस्त बहुभुज। अब बहुभुज किसे कहते हैं हम लोग? तो जिस आकृति की दो भुजा से अधिक हो, जिस आकृति में दो भुजा से अधिक भुजा हो मौजूद, तो उसे हम बहुभुज कहेंगे। तो इसका मतलब इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भी बहुभुज हो सकते हैं वो सारे आकृति होंगे इसमें, ठीक है। यानी इसमें त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, ठीक है, फिर षष्ठभुज भी हो सकता है, कुछ भी आकृति इसमें इस तरह से डॉट 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 हो सकते हैं इसमें समुच्चय में, अनंत, ठीक है, क्योंकि बहुभुज का तो कोई है नहीं, अनंत होगा। और इसमें कह दें कि संबंध हमारा आर, वो आर संबंध जो है वो क्या है? P1, P2, P1, P2 such that P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। यानी कह रहा है कि ऐसा आपको संबंध बनाना है जिसमें अगर हम दो आकृति लें तो वो दोनों आकृति की जो है भुजा की संख्या बराबर हो। भले वो आकृति दिखने में अलग हो, लेकिन दोनों की भुजा की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज इस प्रकार का है और एक त्रिभुज इस तरह का है, तो आप इस दोनों को एक साथ ले सकते हो, क्योंकि आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आकृति भले ही दोनों कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन उसमें भुजा की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं आराम से, क्योंकि भुजा की संख्या का सिर्फ कंडीशन चेक करना है। तो आप कह दीजिएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में त्रिभुज वाले में बताया है, तो आप उसमें समतुल्य चेक कीजिएगा, सममित चेक कीजिएगा और संक्रामक चेक कीजिएगा, और चेक करके आप अपनी लैंग्वेज में लिख करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड जरूर कीजिएगा। मैं इसका आधा पार्ट बता देती हूँ, ठीक है। हाफ पार्ट इसमें क्या है? और हाफ पार्ट है इसमें कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 3, 4, 5 ये है, कह रहा है भुजा से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज। अब उसने ये नहीं बोला कि आप जो है लंब 3 ही ले या 4 ही ले, तो हो सकता है इसी के जैसे दिखने वाला हम त्रिभुज ये भी तो बना सकते हैं। ये कह देंगे 4 है, ये 3 है, ये 5 है तो वही भुजा है, तो 3, 4, 5 ही ना, यहाँ पे भी 3, 4, 5 ही है ना। तो ये त्रिभुज ये भी त्रिभुज ही बना, दूसरा हम बनाए आकृति तो ये भी त्रिभुज ही है ना। कोई इस तरह का आकृति भी बना सकता है और कह देगा ये कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये भी तो त्रिभुज ही बना ना त्रिभुज। यानी ये सारे जितने भी आकृति बने वो क्या बन रहे हैं? हमारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए ए एक त्रिभुज का समुच्चय है, यही हमारा आंसर हो गया। ये 13 नंबर हो गया, ठीक है। 13 का ऊपर वाला आप बना लीजिएगा। बस एक थोड़ा सा और हिंट दे रही हूँ, 14 नंबर आप कर लीजिएगा, फिर आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 15-16 आप पहले ही बना चुके हैं। तो कल हमारा स्टार्ट होगा फलन, ठीक है, 1.2 उसका थ्योरी। थोड़ा सा 14 नंबर आप देख लीजिए, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। हाँ, इसमें है कि अब इसमें जो समुच्चय हम लेंगे वो समुच्चय हमारा है कि एक तल है XY,
ठीक है। और इसी तल में बहुत सारे रेखा हैं, क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्च। तो अब रेखा तो कैसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी, कुछ भी, काटा छीटी, किसी भी तरह से हमारा ये रेखा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रेखा, इसका तो कोई लिमिट नहीं है, ये रेखा है। अब कह रहा है कि ये हमारा समुच्च है, यानी हमें समुच्च दे रखा है कि ये तल है एक्स वाई तल, एक्स वाई तल में समस्त रेखा, ठीक है, यही हमारा समुच्च दे रखा है। और कह रहा है कि इसमें संबंध L से सूचित किया है ये समुच्च को, और संबंध कह रहा है दर्शाओ, संबंध इस पे प्रदर्शित कर रहा है, वो संबंध है L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, हमें ऐसी दो रेखा का, यहाँ पे संबंध जो है वो क्या है कि दो रेखा चुनो आप, इसमें से बहुत सारे रेखा हैं, लेकिन इसमें से आपको दो ऐसे रेखा को बार बार लेना है जो आपस में क्या होने चाहिए, समांतर। समांतर का आपको मतलब मालूम है, समांतर क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे ये L1 है और ये L2 है, तो इसके बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आपको इस यहाँ पे भी तुल्यता संबंध ही दिखाना है। तो तुल्यता के लिए पहले आप स्वतुल्य लीजिएगा, और स्वतुल्य के लिए आप क्या कीजिएगा, L1 का L1 से ही रिलेशन दिखाइएगा। तो कोई भी रेखा खुद से समांतर ही होगा, बदलेगा तो नहीं, तो स्वतुल्य होगा। फिर अब दो रेखा आप जो चुन रहे हैं वो क्या है, समांतर है आपस में L1 L2, तो इसी को अगर मैं बदल के लिख दूं, L2 को आगे और L1 को पीछे, तो क्या इसकी समांतर बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। तो ये सममित भी है। अब इसी तरह से फिर आपको संक्रामक दिखाना है, तो संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों भी आपस में समांतर हैं, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में समांतर ही होगा। समांतर का मतलब कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, हमेशा बराबर दूरी पे ही चलेगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये जो है संबंध हमारा, हाँ, प्रवासी समस्या कीजिए क्या तुल्यता संबंध है, तो कह देंगे कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो जब तीनों हो जाए तो हम कह देंगे कि ये जो है तुल्यता संबंध है। अब इसी में आधा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रेखा y एक रेखा है और जिसका समीकरण y बराबर दिया हुआ है 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्च ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि ये जो रेखा हमारा दिया हुआ है इससे संबंधित जितने भी रेखा हो सकते हैं वो समुच्च बताइए। तो आपको सीधा सीधा मालूम होगा कि कोई भी रेखा का जो सूत्र होता है, समीकरण होता है, वो समीकरण होता है mx + c, ठीक है। और अगर हमें अलग अलग समीकरण प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें c को बदलने की जरूरत होती है। c मतलब कांस्टेंट जो रहता है उसको बदलने की जरूरत रहती है ना। तो c जो है हमारा यहाँ पे अचर है। अगर हम c के जगह पे 1 रख दिए, सब कुछ सेम ही रहे, यानी y बराबर 2x + 1 रख दिए, तो इसका मतलब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। यानी इस रेखा का अगर समीकरण, इस वाले का समीकरण अगर ये है, सॉरी इसका ग्राफ ये है इस रेखा का, तो इस वाले रेखा का ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो आपको कह रहा था कि समस्त रेखा का समुच्च, तो समस्त रेखा का समुच्च आप लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म कि y बराबर 2x + c होना चाहिए। यही हमारा आंसर होगा। तो आपका यहाँ 14 तक कंप्लीट हुआ, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है हाफ करके वो आपको अपनी भाषा में लिख करके बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने 11 नंबर का प्रैक्टिस करवाया था, जैसे लिख दिया लैंग्वेज, सेम वही लैंग्वेज आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और 15-16 नंबर ऑब्जेक्टिव आप पहले ही कर चुके हैं,
ठीक है, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कर लेने के लिए। और जो बच्चे का 1-2 का थोड़ा डाउट है तो वो मैं कल जो है क्लियर कर दूंगी, और साथ में फलन जो है, फलन और फलन के प्रकार को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।